अवेंजर्स एंड गेम एक ऐसी क्रॉसओवर इवेंट जिसने 12 साल की एमसीयू जर्नी को इन्फिनिटी सागा के कंक्लूजन के रूप में एक सेटिस्फाइंग एंडिंग दी। लेकिन इसके 4 साल बाद भी बहुत सारे ऐसे पेंडिंग क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हमें एक एक करके मिलते जा रहे हैं। बट यहाँ पास्ट की स्टोरी को रेटकन किया जा रहा है। रेटकन या फिर रेट्रोएक्टिव कंटिन्यूटी लिटरेचर की टर्म है, जिसका मतलब होता है करंट शोज या मूवीज के थ्रू पास्ट में हुई इवेंट्स एंड स्टोरी लाइन को चेंज करना, जिसके लिए या तो यूज की जाती है कुछ न्यू डिटेल्स या फिर पुरानी इवेंट्स में हुई चीजों को फेक दिखाकर ऐसा किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए सीक्रेट इन्वेजन से ये रिवील करना कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बाद ही रोडी को स्क्रल्स ने रिप्लेस कर दिया था। बाय द वे जिस बात पे मैं अभी भी भरोसा नहीं करता एंड होप कि एमसीयू ये चीज आर्मर वॉर्स में क्लैरिफाई करेगा, बट ये एक एग्जाम्पल था। तो आखिर एमसीयू के फेज 4 और 5 ने अवेंजर्स एंड गेम की किन किन इवेंट्स को रेटकन किया है वही बताऊंगा मैं इस वीडियो में। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड ये है मल्टीवर्स सागा के वो 7 चेंजेस जिन्होंने अवेंजर्स एंड गेम की इवेंट्स को ही रेटकन कर दिया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। नंबर 1, कैप्टन मार्वल ने थैनोस को ओवरपावर कैसे किया। अवेंजर्स एंड गेम की क्लाइमैक्स बैटल एपिक थी, जहां पर सभी सुपर हीरोज को शाइन होने का मौका मिला। लेकिन थैनोस के साथ लास्ट बैटल करते हुए दिखे सिर्फ कुछ मेजर सुपर हीरोज, जिसमें कैप्टन अमेरिका, थॉर, आयरन मैन और उनके साथ आती है कैप्टन मार्वल भी। स्पेशली वो सीन जहां थैनोस कैप्टन मार्वल को हेडबट करता है, लेकिन उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब कैप्टन मार्वल को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाना उस टाइम क्वेश्चनेबल था, क्योंकि कैप्टन मार्वल की पास्ट स्टोरी में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया था उसकी पावर्स के बारे में। एंड गॉन्टलेट की पावर्स से हमने थैनोस को और उसके बाद हल्क को भी ऑलमोस्ट मरते हुए देखा था। तो ऐसे में कैप्टन मार्वल पे जब गॉन्टलेट यूज किया गया तो वो ज्यादा पावरफुल कैसे हो गई? इस चीज का आंसर फाइनली 4 साल बाद हमें द मार्वल्स मूवी में मिलेगा, बट ट्रेलर से ऑलरेडी इसका रीजन क्लियर हो चुका है। स्पेशली वो सीन जहां मोनिका एक्सप्लेन करती है कि क्यों वो तीनों सुपर हीरोज एक दूसरे की जगह स्वैप होते जा रहे हैं, जहां पर उनकी पावर्स लिंक्ड है लाइट बेस्ड सुपर पावर्स से। यानी कि कमाला खान लाइट को मैटर में चेंज कर सकती है, मोनिका लाइट को देख सकती है एंड कैप्टन मार्वल लाइट एब्जॉर्ब कर सकती है। अब यहाँ पर लाइट का यूज किया गया है एनर्जी के फॉर्म में, यानी कि कैप्टन मार्वल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है। अब जब हमें ये चीज पता है और हम बैक टू अवेंजर्स एंड गेम जाके वो सीन देखे, तो आप नोटिस कर सकते हैं कि जब थैनोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट उस पे यूज कर रहा होता है तो कैप्टन मार्वल और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि उस टाइम वो इस गॉन्टलेट से लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगती है। लेकिन यहीं पे थैनोस की भी स्मार्टनेस दिखाई गई है, जहां वो क्विकली रियलाइज करता है कि पावर स्टोन की वजह से डेनवर्स को और स्ट्रेंथ मिल रही है और वो उसे निकाल के उसे हिट करता है। लेकिन यहीं पे एक प्लॉट होल भी क्रिएट हो जाता है, क्योंकि अगर कैप्टन मार्वल एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती है तो उसने पावर स्टोन की एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों नहीं की? जिसका आंसर शायद ये हो सकता है कि पावर स्टोन की पावर्स उसे एब्जॉर्ब करने के लिए काफी ज्यादा है, यानी कि अगर वो ऐसा कर लेती तो एक चलता फिरता बॉम्ब बन जाती। बट एनी हाउ फेज 5 में जाकर ही एंड गेम के इस क्रिटिकल क्वेश्चन को फाइनली आंसर किया जा रहा है। नंबर 2, मिस मार्वल ने एंड गेम के टाइम ट्रेवलिंग रूल्स को ब्रेक कर दिया। अवेंजर्स एंड गेम में टाइम ट्रेवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट था एंड ऑडियंस को ये क्लियरली समझ आए, इसके लिए कैरेक्टर्स के थ्रू स्मार्ट हल्क ने ये क्लियरली एक्सप्लेन किया था। जहां पर टाइम ट्रेवलिंग का रूल है कि अगर आप ट्रेवल करके पास्ट में जाते हो तो जो भी चेंजेस आप पास्ट में कर रहे हो वो आपका फ्यूचर बन जाता है और आपका करंट प्रेजेंट बन जाता है आपका पास्ट, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। यानी कि बैक टू द फ्यूचर में जो दिखाया गया है कि पास्ट में जाकर चेंजेस करे तो प्रेजेंट टाइम चेंज हो जाता है, वैसा ना होके यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगी मल्टीपल ब्रांचेस। एंड इसी रीजन से अवेंजर्स के टाइम में वापस जाकर थैनोस को मारना सोल्यूशन नहीं था। लेकिन फिर अवेंजर्स एंड गेम के 3 साल बाद मिस मार्वल ने इस टाइम ट्रेवलिंग रूल को ही ब्रेक कर दिया। मिस मार्वल सीरीज के एपिसोड 5 में हमें दिखाया गया कि कमाला खान जाती है टाइम में वापस, ठीक उसी रात जब उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर आयशा गायब हुई थी। यहाँ पे कमाला ही होती है जो आयशा की बेटी यानी कि कमाला की ग्रैंड मदर सना की मदद करती है उसे उसके फादर से मिलाने के लिए, जो कि काफी कंफ्यूजिंग कंसेप्ट था, क्योंकि अगर उसकी ग्रैंड मदर नहीं बचती तो फ्यूचर में जाके कमाला नहीं होती, लेकिन उसकी ग्रैंड मदर को बचाने के लिए कमाला का पैदा होना जरूरी था। यानी कि ये एक तरह से पैराडॉक्स है। लेकिन यहाँ पर कहीं भी ये एक्सप्लेन नहीं किया गया कि इससे कोई ब्रांच रियलिटी क्रिएट हुई या नहीं, जो कि अगेन हो सकता है द मार्वल्स मूवी में क्लियर किया जाए। नंबर 3, ब्लैक विडो मूवी ने नताशा के सैक्रिफाइस को स्पॉइल कर दिया। अवेंजर्स एंड गेम में 3 ओजी कैरेक्टर्स ने रिटायरमेंट ली, जिनमें से 2 को सैक्रिफाइस करना पड़ा। उनमें से एक नताशा रोमानॉफ भी थी, जिसने सोल स्टोन के लिए खुद का सैक्रिफाइस किया। लेकिन इससे पहले मूवी की स्टार्टिंग में ये दिखाया गया था कि कैसे नताशा ब्लिप में खोए अपने दोस्तों की वजह से डिप्रेस थी, जहाँ पर उसका एक डायलॉग जो ट्रेलर्स में भी यूज किया गया है, वहाँ हम उसे ये कहते हुए सुन सकते हैं, I used to have nothing, and then I got this job, this family.
तो इस डायलॉग के हिसाब से उसकी लाइफ में अवेंजर्स से पहले कोई फैमिली नहीं थी एंड अवेंजर्स ही थे जिन्होंने उसे चेंज किया। लेकिन फिर फेज 4 की फर्स्ट मूवी ब्लैक विडो ने नताशा की एक्चुअल फैमिली दिखाई, ऑल्दो वो भी एक मेड अप फैमिली थी रेड रूम की वजह से, लेकिन उसके पेरेंट्स के रूप में रेड गार्डियन यानी कि एलेक्सी शोत्सकोव और उसकी मदर मेलिना वोत्सोकोव प्लस उसकी सिस्टर येलेना बेलोवा भी उससे काफी क्लोज हो गए थे। एंड इस मूवी के एंडिंग ने ये एस्टेब्लिश किया कि नताशा भी अपनी फैमिली को जेन्युइनली प्यार करती थी। एंड ब्लैक विडो मूवी वाली इवेंट हुई है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बाद, जो कि एंड गेम से काफी पहले की इवेंट है। एंड ऐसा दिखाना नताशा के एंड गेम वाली फीलिंग्स और सैक्रिफाइस को स्पॉइल कर देता है। नंबर 4, स्मार्ट हल्क परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और उससे पहले तक हमने ब्रूस बैनर को हल्क के साथ लड़ते हुए देखा है, यानी कि एक इंटरनल बैटल जिसका सॉल्यूशन अवेंजर्स एंड गेम में ब्रूस ने खुद निकाला हल्क के साथ कॉम्प्रोमाइज करके, और हमें देखने मिला एक स्मार्ट हल्क जिसे कॉमिक्स में प्रोफेसर हल्क के नाम से जाना गया है। एंड गेम की टाइमलाइन में उसका और नताशा रोमानोफ का कन्वर्सेशन इसी तरफ हिंट दे रहा था कि हल्क के पास इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं था, यानी कि वो रीजन जिस वजह से वो लोग कपल नहीं बन सकते। लेकिन फिर सडनली फेज 2 की सेकंड मूवी शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स के पोस्ट क्रेडिट में हमें दिखाया गया ब्रूस बैनर अपने ह्यूमन फॉर्म में, जहां पर उसका हाथ दिखा एक स्लिंग में, जिसका रीजन अवेंजर्स एंड गेम के गॉन्टलेट वाला स्नैप था। एंड इसके बाद से ये कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन उठ गया था कि ये पॉसिबल ही कैसे हुआ। देन फाइनली इसे आंसर किया गया डिज्नी प्लस शो शी हल्क में, जहां पर ब्रूस बैनर अपनी कजन सिस्टर जेनिफर वॉल्टर्स एके शी हल्क को एक्सप्लेन करता है कि कैसे उसने एक हल्क इनहिबिटर डिवाइस बनाया है जो उसे अलाउ करता है अपने हल्क फॉर्म से वापस ह्यूमन फॉर्म में आने में। अब ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि सीजीआई का ज्यादा खर्चा ऐसे शो में ना हो, उस वजह से भी ये दिखाया गया है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा, क्योंकि प्लॉट पॉइंट से ये चीज सेंसिबल नहीं लगती कि अगर ब्रूस बैनर के पास ऐसा एक सॉल्यूशन अवेलेबल था तो उसने वो अवेंजर्स एंड गेम के टाइम क्यों नहीं यूज किया। नंबर 5, वांडा की पावर्स का ओरिजिन। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में इंट्रोड्यूस की गई सबसे पावरफुल कैरेक्टर मार्वल कॉमिक्स की वांडा मैक्सिमॉफ एके स्कारलेट विच, बट उस ड्यूरेशन में एक्समैन के राइट स्टूडियो के पास नहीं थे एंड उसी रीजन से वांडा की पावर्स को चेंज करके दिखाया गया रिलेटेड माइंड स्टोन की पावर्स के साथ, जो हाइड्रा के एक्सपेरिमेंटेशन के बाद क्रिएट हुई थी। लेकिन जब फाइनली एमसीयू के पास एक्समैन के राइट आ चुके थे तो फेज 4 के फर्स्ट डिज्नी प्लस शो वांडा विजन के साथ ही ये रिवील किया गया कि वांडा की पावर्स उसके अंदर ही एग्जिस्ट करती थी एंड माइंड स्टोन ने सिर्फ इन्हें अनलिश किया है। एंड साथ ही में वांडा को जोड़ दिया गया उसके कॉमिक्स ओरिजिन जो डार्क होल्ड से रिलेटेड है। एंड फाइनली वांडा मैक्सिमॉफ बनी कॉमिक्स के ही सिमिलर एमसीयू में भी स्कारलेट विच। नंबर 6, स्टीव रॉजर्स एंड बकी बार्न्स का डिस्कशन। अवेंजर्स एंड गेम की क्लाइमैक्स बैटल के बाद जो की मोमेंट था जिसने स्टीव रॉजर्स को रिटायरमेंट दी और टाइम ट्रेवल करके एक ओल्ड स्टीव रॉजर्स ने अपनी शील्ड थमा दी फैल्कन को, वहां पे डायरेक्शन के थ्रू ये हिंट दी गई थी कि बकी बार्न्स और स्टीव रॉजर्स का डिस्कशन पहले ही हो चुका है, यानी कि हम ये अंदाजा ही लगा सकते थे कि बकी बार्न्स को ये पता था कि स्टीव रॉजर्स इन्फिनिटी स्टोन्स लौटाने के बाद वापस नहीं आने वाला और वो पास्ट में ही रह के पैगी के साथ सेटल हो जाएगा। बट देन इस चीज का कंफर्मेशन हमें मिला एमसीयू के फेज 4 के सेकंड डिज्नी प्लस शो द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर से, जिसके 5th एपिसोड में सैम विल्सन से बकी बार्न्स ने ये कहा, Steve told me what he was planning. I don't think either of us really understood what it felt like for the black man to be handed the shield. जो चीज एंड गेम में ना सही लेकिन यहाँ पे कंफर्म करती है कि बकी बार्न्स और स्टीव रॉजर्स का रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग था। एंड फाइनली नंबर 7, डॉक्टर स्ट्रेंज की 14,605 में से सिर्फ एक जीत वाली पॉसिबिलिटीज गलत थी। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस को हराने के लिए टाइटन प्लेनेट पे जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन की मदद से फ्यूचर पॉसिबिलिटीज देखी तब उसने बाकी अवेंजर्स से ये कहा था, How many did we win? 1. एंड इसी चीज को कंफर्म किया गया अवेंजर्स एंड गेम की क्लाइमैक्स बैटल में भी, जब टोनी स्टार्क ने डॉक्टर स्ट्रेंज से यही पूछा था, You said 1 out of 14 million we win, yeah? Tell me this is it. If I tell you what happens, it won't happen. हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे इंस्टेंटली जवाब नहीं दिया लेकिन एंड मोमेंट पे उसे इशारा जरूर किया था, जिसके इमीडिएट बाद टोनी स्टार्क ने अपने सेक्रीफाइस के साथ थैनोस की आर्मी को खत्म किया। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज की ये कैलकुलेशंस लास्ट ईयर तक एमसीयू का ट्रुथ बनी हुई थी, बट देन लास्ट ईयर की डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ने इस कैलकुलेशन को बिगाड़ दिया। यहाँ पे हमें अर्थ 838 की सिचुएशन दिखाई गई जहाँ पर थैनोस के साथ फाइट में उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने कुछ और ट्रिक यूज की। 838 के डॉक्टर स्ट्रेंज ने यूज किया डार्क होल्ड का मैजिक, जिसकी मदद से उसने थैनोस को तो मार दिया लेकिन खुद करप्ट हो जाने की वजह से उसने उस यूनिवर्स की इल्यूमिनाटी टीम की मदद से खुद को भी मरवा लिया। यानी कि उस डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए ये एंडिंग इतनी अच्छी नहीं रही, बट ये सिर्फ सेकंड यूनिवर्स का एग्जांपल है। एंड मल्टीवर्स में इस तरह के इन्फिनाइट यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, जिसका मतलब है कि अर्थ 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज की कैलकुलेशन सिर्फ लिमिटेड रह गई थी उसी के यूनिवर्स से। एंड इस चीज से ये आइडिया लगाया जा सकता है कि अवेंजर्स के पास थैनोस से जीतने का सिर्फ इकलौता एक सॉल्यूशन आयरन मैन का सैक्रिफाइस नहीं था, एंड कोई और तरीका जरूर निकल
सकता था जहां पर टोनी स्टार्क ना मरे। होपफुली ये चीजें मल्टीवर्स की फ्यूचर मूवीज में रिवील की जा सकती है, लेकिन इस बारे में आपके क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। ऑल्सो फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।